नमस्ते विद्यार्थी मित्रों हो, मैं शरद पटेल, सुमन हाई स्कूल नंबर 5 सूरत, कक्षा 9, विषय हिंदी व्याकरण। व्याकरण में आज हम भाववाचक संज्ञा इसका अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों हो, पिछली कक्षाओं में हमने संज्ञा और उसके 5 प्रकारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आपको कक्षा 9 में संज्ञा में से भाववाचक संज्ञा पर ही आपको सवाल पूछा जा सकता है। संज्ञा के जो 5 प्रकार हैं, उन 5 प्रकारों में से 4 प्रकारों का हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। और आज हम भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाई जा सकती है, किस तरह से हम पहचान सकते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। भाववाचक संज्ञा जानने से पहले संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों हो, हम देखते हैं कि जो प्राणी हैं, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थान या जो मन के भाव होते हैं, उनको सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए विद्यार्थी मित्रों। अशोक अमिता से पराजित हो गया। इस वाक्य में हम देखते हैं कि अशोक एक राजा है, यानी पुरुष का, और अमिता एक राजकुमारी स्त्री का नाम है। ये दोनों व्यक्ति हैं, ये हम देखते हैं। दूसरे वाक्य में गेहूं और सोने का भाव बढ़ रहे हैं। गेहूं और सोने का भाव बढ़ रहे हैं। पहले वाक्य में हमने देखा अशोक और अमिता, ये दोनों व्यक्तियों के नाम हैं, पुरुष और स्त्री का। गेहूं और सोने का भाव बढ़ रहे हैं। इस वाक्य में विद्यार्थी मित्रों देखते हैं कि दूसरे वाक्य में गेहूं और सोना दो अलग अलग वाक्यों के नाम हैं। गेहूं के भाव बढ़ रहे हैं और सोने के भी भाव बढ़ रहे हैं, यानी अलग अलग नाम हमें दिखाई देते हैं। तीसरे वाक्य में हमने देखते हैं कि हमने गुजरात के गिरिवन में सिंह देखे। विद्यार्थी मित्रों हो, गुजरात और गिरिवन स्थान विशेष को सूचित करते हैं, यानी स्थल है, लेकिन सिंह एक प्राणी का नाम हमें दिखाई देता है। चौथे वाक्य में बचपन से ही उसके दिल में बड़ी बड़ी आशाएं थी। यानी चौथे वाक्य में बचपन एक अवस्था यानी दशा का नाम है, और आशा शब्द से मन का भाव सूचित होता है। ये सारे शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था या भाव के नाम हैं, इसीलिए ये सब संज्ञा शब्द हैं। इसीलिए जो व्यक्तियों के नाम हमने देखे, प्राणियों के नाम जो हमने देखे हैं, गुजरात, स्थलों के नाम, प्राणियों के नाम, ये सब क्या है? एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा के प्रकार देखते हैं विद्यार्थी मित्रों। संज्ञाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। ये 5 वर्ग व्यक्ति, जाति, समूह, पदार्थ और भाव के आधार पर निश्चित किए गए हैं। जो हमने संज्ञा की परिभाषा देखी, उस परिभाषा के तौर पर इन संज्ञा के प्रकारों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इस वर्गीकरण के अनुसार संज्ञा के 5 प्रकार हमें दिखाई देते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, 3 समूहवाचक संज्ञा, 4 द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, और 5 भाववाचक संज्ञा। ये 5 वर्गों में हमने संज्ञाओं के प्रकारों को बांटा है। इन 5 प्रकारों का हम संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान का बोध कराती है।
यानी व्यक्तिवाचक। विद्यार्थी मित्रों, संज्ञा के पहला प्रकार में हम देखते कि व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमें ये समझ में आ जाता है कि किसी व्यक्ति या किसी प्राणी या किसी स्थान का नाम जो बोध कराती है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम एक व्यक्ति है, गिल्लू है प्राणी है, अहमदाबाद स्थान है। ये शब्द अपने वर्ग के किसी विशिष्ट नाम को सूचित करते हैं, इसीलिए हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। यह संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के पूरे वर्ग का बोध कराती है, यानी वर्ग का बोध कराती है। पहले में क्या करती थी, बस नाम का बोध कराती थी। अब जातिवाचक संज्ञा में ये वर्ग का बोध करा रहे हैं, वस्तुओं का, प्राणियों का, स्थानों का। जिस तरह से मनुष्य में मनुष्य जाति, स्त्री जाति, लड़का लड़की, गाय, नदी, पहाड़, पुस्तक, शहर, गांव आदि जातिवाचक संज्ञा है। इसमें बस उस व्यक्ति का नाम दिया गया नहीं है, उस लड़का या लड़की का या उस पहाड़ का, उस पुस्तक का, उस शहर का, उस गांव का नाम दिया गया नहीं है। अगर नाम दिया गया होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। बस ये समूहों का बोध कराती है या वर्ग का बोध कराती है, कौन से वर्ग में आते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, समूहवाचक संज्ञा। यह संज्ञा वस्तु, मनुष्य, प्राणी के समूहों का बोध कराती है। जैसे ढेर किसी वस्तु का समूह, ढेर लगा हुआ है किसी वस्तु का समूह का। भीड़ है मनुष्यों का समूह, झुंड पशुओं का समूह। इसी प्रकार गुच्छा, सेना, राशि या गड्डी आदि शब्द समूहवाचक संज्ञाएं आती हैं। यानी जिस संज्ञा में ज़्यादातर हमें वस्तुओं के संग्रहों का, समूहों का बोध दिखाई देता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 4, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। यह संज्ञा धातुओं, खाद्य वस्तुओं, पेय पदार्थों या वस्त्राभूषण के पदार्थों का बोध कराती है। खाद्य वस्तु, पेय पदार्थ और वस्त्राभूषण। यानी विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं कि इस संज्ञा में हम ज़्यादातर देखते हैं कि खाने पीने, पहनने के वस्तुओं का, धातु या उपयोग व्यवहार के पदार्थों के नाम का बोध हमें दिखाई देता है। जिस तरह से अनाज, दाल, फल, घी ये खाने की वस्तु है। पानी, दूध, शरबत, लस्सी पीने की वस्तुएं। सोना, चांदी, तांबा धातुएं तथा कपास, ऊन, रेशम, मिट्टी का तेल, ऐसी वस्तुओं का बोध जहाँ होता है उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा हमने धातु में देखें। गेहूँ, चावल, दूध, तेल, पानी खाद्य और पेय पदार्थ है। कपास, जूट, रेशम ये जो है ये वस्त्र है। धोती, साड़ी, कमीज वस्त्राभूषण है। ये सब शब्द जो है वह द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा का बोध कराती है। नंबर 5, भाववाचक संज्ञा। विद्यार्थी मित्रों, 9th कक्षा में भाववाचक संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। भाववाचक संज्ञा पहचानिए या भाववाचक संज्ञा बनाइए। ये संज्ञा मन के भावों, प्रसंगों और अवस्थाओं, दशाओं का बोध कराती है। ये जो भाववाचक संज्ञा है ये मन के भाव, अवस्था, गुण या दशा इन सब नाम को सूचित करती है। जैसे सुख, दुख, उत्साह, प्रसन्नता ये जो भाव है, मन के भाव, ये भाववाचक संज्ञा में दिखाई देते हैं। विवाह, जन्म, मरण ये प्रसंग हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी ये अवस्था है, स्थिति है हमारे मन, शरीर की दशा। ये सब भाववाचक संज्ञाएं हमें दिखाई देती है। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर है विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति, प्राणी,
वस्तु स्थान की जाति सूचित करती है। यानी जाति बस उस व्यक्तियों की, प्राणियों की, वस्तुओं की, स्थानों की जो जाति है वह सूचित की जाती है। जिस तरह से मनुष्य, पर्वत, प्राणी, कुत्ता, पेड़, आदमी, कुत्ता, वृक्ष, बगीचा, ये जातिवाचक संज्ञा को हम देख और छू सकते हैं। जातिवाचक संज्ञाएं विद्यार्थी मित्रों ध्यान में रखिए, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी विपरीत भाववाचक संज्ञा मन के भाव, जीवन की दशा, अवस्था तथा अदृश्य वस्तुओं को सूचित करती है। इसीलिए हम इसको बस छू नहीं सकते, इसे महसूस कर सकते हैं। जैसे हर्ष, उल्लास, उत्साह, उदासी, हे भाव है मन के। गरीबी, अमीरी, बीमारी स्थिति है, दशा है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था है। हवा, आत्मा, ईश्वर आदि अदृश्य वस्तुएं हैं। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं का हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उन्हें देख या छू नहीं सकते। लड़के को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं नहीं, पर लड़कपन को हम देख और छू नहीं सकते। जो लड़कपन है लड़के का, उसे हम देख और छू नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा की पहचान। विद्यार्थी मित्रों, भाववाचक संज्ञा को किस तरह से हमें पहचानना चाहिए? भाववाचक संज्ञा की पहचान के लिए हमें उसकी निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन सी विशेषता है जिसे हम ध्यान में रखकर भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। पहले, उसका कोई रूप या आकार नहीं होता। भाववाचक संज्ञा का रूप और आकार नहीं होता। नंबर 2, उसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। उसे हम स्पर्श भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते। 3, इसका केवल अनुभव किया जा सकता है, कल्पना की जा सकती है कि कल्पना कर सकते हैं हम कि वो उसकी स्थिति कैसी है, अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंत में प्रायता, पन, ए अथवा आई आदि प्रत्यय आते हैं। हम आगे देखेंगे, जैसे मित्रता, बचपन, सौंदर्य, गहराई, ऐसे प्रत्यय उसमें हमें दिखाई देते हैं, वह भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम विस्तृत में उसे देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञाएं। नीचे दिए हुए वाक्यों में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए विद्यार्थी मित्र हो। वह अब बच्चा नहीं है। पहला वाक्य, वह अब बच्चा नहीं है। दूसरा है, उसका बचपन बीत चुका है। पहले वाक्य में हमें बच्चा है जातिवाचक संज्ञा है। बच्चा शब्द में पन प्रत्यय लगने से दूसरे वाक्य का बचपन शब्द बना है, और बचपन शब्द ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यानी जातिवाचक संज्ञा में से अगर हम उसमें प्रत्यय पन लगा देते हैं तो बचपन ही भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। ब विभाग में देखते हैं, तुम आदमी को देखते हो। आदमी को हम देख सकते हैं, इंसान को हम देख सकते हैं। दूसरे में, मैं आदमियत का पुजारी हूँ, यानी मैं इंसानियत का पुजारी हूँ। आदमियत भी कह सकते हैं उसे, इंसानियत भी कह सकते हैं, इंसानियत का पुजारी हूँ। पहले वाक्य में आदमी है जातिवाचक संज्ञा है। आदमी शब्द में ईयत प्रत्यय लगने से दूसरे वाक्य में क्या हो जाता है? आदमियत ही भाववाचक संज्ञा बनी है। आदमियत यानी इंसानियत, क्योंकि इंसानियत के हम पुजारी होते हैं, जिसमें हम इंसानियत देखते हैं। हम इंसान को देख सकते हैं लेकिन इंसानियत को महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। को विभाग में देखते हैं, वह बड़ा पंडित है। पंडित को हम देख सकते हैं। वह अपने पांडित्य के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वह पंडित है लेकिन पांडित्य के लिए प्रसिद्ध है।
पांडित्य हम देख सकते हैं क्या? नहीं। पहले वाक्य में पंडित है जातिवाचक संज्ञा है। इस संज्ञा में ते प्रत्यय लगाकर दूसरे वाक्य में पांडित्य भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। इस तरह से हम जातिवाचक संज्ञाओं में से प्रत्यय लगाने पर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा में अलग अलग प्रत्यय जोड़कर उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे लड़का, इसमें पण प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनी लड़कपन। पिता में त्व प्रत्यय लगाने से पितृत्व। मनुष्य में ता प्रत्यय लगाने से मनुष्यता। बादशाह में तह प्रत्यय लगाने से बादशाहत। इंसान में इयत प्रत्यय लगाने से इंसानियत। विद्यार्थी मित्रों, ध्यान में रखना है हमें, जातिवाचक संज्ञा को हम देख सकते हैं लेकिन भाववाचक संज्ञा को हम महसूस कर सकते, उसे देख नहीं सकते। उसमें बस गुण, भाव, धर्म का बोध हमें दिखाई देता है। ध्यान में रखना है इसकी परिभाषा, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले गुण, भाव, धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा के बारे में हम देखते हैं कि विशेषण से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। नीचे दिए हुए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर हमें ध्यान रखना है। अविभाग में देखते हैं कि राम अच्छा लड़का है। विशेषण अच्छा, ये विशेषण है। राम की अच्छाई से सभी परिचित हैं। पहले वाक्य में अच्छा है शब्द विशेषण है। वह राम नामक लड़के की विशेषता बताता है, उसका गुण बता रहा है। दूसरे वाक्य में अच्छा के साथ आई प्रत्यय जोड़ने पर अच्छाई शब्द बना है। आई प्रत्यय जोड़ने से अच्छाई, ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। उसी तरह से हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका गुण है, विशेषता है। दूसरे वाक्य में भाववाचक संज्ञा, हिमालय अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। ऊंचाई क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। पहले वाक्य में ऊंचा शब्द हिमालय पर्वत की विशेषता बताता है, इसीलिए वो विशेषण है। दूसरे वाक्य में ऊंचा शब्द में आई प्रत्यय लगाकर ऊंचाई शब्द बना है। ऊंचाई है भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह से शादीलाल बहुत सज्जन थे। दूसरे वाक्य में शादीलाल की सज्जनता की सब तारीफ करते थे। सज्जनता उसकी भाववाचक संज्ञा हुई। सज्जन इसका गुण हुआ। पहले वाक्य में सज्जन शब्द शादीलाल नामक व्यक्ति की विशेषता बताता है। इस विशेषण शब्द में ता प्रत्यय लगाने से सज्जनता भाववाचक संज्ञा बनी है। इस प्रकार विशेषण शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर उनसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। कुछ अन्य उदाहरण भी देखें। अकेला में पन प्रत्यय लगाने से अकेलापन, ये विशेषण है। विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाते हैं? खुश में ई प्रत्यय लगाने से खुशी। खूबसूरत में ती प्रत्यय लगाने से खूबसूरती। मौजूद में गी प्रत्यय लगाने से मौजूदगी। असल में ईयत प्रत्यय लगाने से असलियत। तय में यारी प्रत्यय लगाने से तैयारी। इस तरह से विशेषण में से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब देखते हैं कि क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, क्रिया से किस तरह से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। नीचे दिए हुए वाक्यों के रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए विद्यार्थी मित्रों। पहले में वह अच्छा कमाता है, एक क्रिया है कमाना। दूसरे में उसकी अच्छी कमाई है। कमाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। पहले वाक्य में कमाता है क्रिया शब्द है, ये कमाना धातु से बना है। दूसरे वाक्य में इसी धातु से कमाई शब्द बना है, ये भाववाचक संज्ञा है। कमाना धातु का अंत्यवर्ण ना हटाकर उसमें आई प्रत्यय जोड़ने से कमाई भाववाचक संज्ञाएं बनी है। इस तरह से आई प्रत्यय जोड़ने से हम कमाई भाववाचक संज्ञा बनती है। पता नहीं यहाँ से कब छूटेंगे, छूटना है क्रिया है। पता नहीं यहाँ से हम कब छुटकारा मिलेगा, यानी काराय प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनी है। पहले वाक्य में छूटेंगे क्रिया शब्द है, ये छूटना धातु से बना है। छूटना धातु का अंत्यवर्ण ना हटाकर उसमें कारा प्रत्यय जोड़कर छुटकारा भाववाचक संज्ञाएं बनी है। इतना चिल्लाते क्यों हो? चिल्लाना है क्रिया है। इतनी चिल्लाहट क्यों मचाते हो?
पहले वाक्य में चिल्लाते क्रिया शब्द है, ये चिल्लाना धातु से बना है। चिल्लाना धातु का अंत्य वर्ण ना हटाकर उसमें आहट प्रत्यय जोड़कर चिल्लाहट शब्द बनाया गया है। चिल्लाहट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रिया यानी धातु में प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। विद्यार्थी मित्रों, हमने जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रिया में प्रत्यय लगाने से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है उसका अध्ययन किया। इस प्रकार क्रिया शब्दों में विभिन्न प्रत्ययों जोड़कर उनसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। हंसना में ई प्रत्यय लगाने से हंसी, कमाना में ई प्रत्यय लगाने से कमाई, रोना में आई प्रत्यय लगाने से रुलाई, घबराना में आवट प्रत्यय लगाने से घबराहट। ये हम क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले मुख्य प्रत्यय और उनके उदाहरण नीचे दिए गए हैं कि किस तरह से हम प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। मूल शब्द सज्जन में ता प्रत्यय लगाने से सज्जनता, सुंदर में ता प्रत्यय लगाने से सुंदरता, कायर में ता प्रत्यय लगाने से कायरता, ये भाववाचक संज्ञा बनती है ता प्रत्यय लगाने से भी। विद्यार्थी मित्रों, हमें ध्यान में रखना है कि ता प्रत्यय जिस शब्द में लगा हुआ है वह भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह से पिता में त्व प्रत्यय लगाने से पितृत्व, माता में त्व प्रत्यय लगाने से मातृत्व, पुरुष में त्व प्रत्यय लगाने से पुरुषत्व, बचना में त प्रत्यय लगाने से बचत, खपना में त प्रत्यय लगाने से खपत, रंगना में रंगत यानी त प्रत्यय लगाने से रंगत भाववाचक संज्ञा बनती है। बच्चा में पन प्रत्यय लगाने से बचपन, लड़का में पन प्रत्यय लगाने से लड़कपन, अकेला में पन प्रत्यय लगाने से अकेलापन, ये भाववाचक संज्ञा हमें दिखाई देती है। मूल शब्द हम देखते हैं कि मुक्त, इसमें ई प्रत्यय अगर लगा देते हैं तो मुक्ति शब्द बनता है। प्रसिद्ध में ई प्रत्यय लगाने से प्रसिद्धि, भक्त में ई प्रत्यय लगाने से भक्ति, नौकर में उसी तरह से ई प्रत्यय लगाने से नौकरी, गुलाम में ई प्रत्यय लगाने से गुलामी, खुश में ई प्रत्यय लगाने से खुशी, ये भाववाचक संज्ञा बनती है। अच्छा में आई प्रत्यय लगाने से अच्छाई, ऊंचा में आई प्रत्यय लगाने से ऊंचाई, लड़ना में आई प्रत्यय लगाने से लड़ाई, ये भाववाचक संज्ञा बनती है। आगे घबराना में आहट प्रत्यय लगाने से घबराहट, चिल्लाना में आहट प्रत्यय लगाने से चिल्लाहट, मुस्कुराना में आहट प्रत्यय लगाने से मुस्कुराहट, ये भाववाचक संज्ञा बनती है। उसी तरह से सजाना में आवट प्रत्यय लगाने से सजावट, बनाना में आवट प्रत्यय लगाने से बनावट, लिखना में अगर आवट प्रत्यय लगा देते तो लिखावट, मिलाना में आवट प्रत्यय लगाने से मिलावट, उसी तरह से चुनना में आव प्रत्यय लगाने से चुनाव, बहना में आव प्रत्यय लगाने से बहाव, घूमना में आव प्रत्यय लगाने से घुमाव, ये भाववाचक संज्ञाएं बनती है। बुलाना में आवा प्रत्यय लगाने से बुलावा, दिखाना में आवा प्रत्यय लगाने से दिखावा, पछताना में आवा प्रत्यय लगाने से पछतावा, थकना में आन प्रत्यय लगा देते तो थकाव, उठना में आन प्रत्यय लगाने से उठान, ढलना में आन प्रत्यय लगाने से ढलान, ये भाववाचक संज्ञा बनती है। मौजूद में गी अगर प्रत्यय लगा देते तो मौजूदगी, सादा में गी प्रत्यय लगाने से सादगी, ताजा में गी प्रत्यय लगाने से ताजगी, इस तरह से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। बहुत में अगर आयत प्रत्यय लगाने दे देते तो बहुत आयत, उचित में ए प्रत्यय लगाने से औचित्य, सुंदर में ए प्रत्यय लगाने से सौंदर्य, वत्सल में ए प्रत्यय लगाने से वात्सल्य, खैर में अगर ईयत प्रत्यय लगा देते तो खैरियत, इंसान में ईयत प्रत्यय लगाने से इंसानियत, असल में ईयत प्रत्यय लगाने से असलियत। विद्यार्थी मित्रों, अंते ना का न करके भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जिस तरह से उलझना, इसमें ना प्रत्यय अगर लोप कर देते हैं तो उलझन, देना में देन,
जलना में जलन। इस तरह से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। पुकारना का अंत्य ना का लोप करके पुकार, जीतना का जीत, चमकना का चमक। बूढ़ा में पा प्रत्यय लगाने से बुढ़ापा, मोटा में पा प्रत्यय लगाने से मोटापा भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। वकील में त प्रत्यय लगाने से वकालत, शरीफ में त प्रत्यय लगाने से शराफत। इस तरह से हम प्रत्यय लगाकर भी भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको अब ये भाववाचक संज्ञाएं हम किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा की कैसी पहचान करनी चाहिए, उसका हमने अध्ययन किया। आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको परीक्षा में अगर कोई वाक्य दिया गया है तो उसमें से आपको भाववाचक संज्ञाएं पहचाननी है। ये पूरा जो पहले से ही अंत तक आपको अपने व्याकरण की कॉपी में लिखना है और स्वाध्याय भी उस कॉपी में लिखना है। स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं वैसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उसमें से आपको भाववाचक संज्ञाएं पहचाननी है। ये वाक्य जो दिए गए हैं प्रश्न के तौर पर, ये आपको अच्छी तरह से व्याकरण की नोट्स लिखनी है और उसमें से कौन सा भाव आपको वाक्य में दिखाई देता है वह भाववाचक संज्ञा के तौर पर लिखना है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।